हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों टेस्ट सीरीज फॉर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो एग्जाम जो है सेट प्रैक्टिस जो डेली वाइज में हम लोग लगाते हैं। 21 नंबर आज का है हम लोग का। चलिए ये स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट राउंड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। देखिए टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपका क्या स्कोर रहता है ये जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है कि एक समांगी पारदर्शी माध्यम में रखा कांच का प्रिज्म प्रकाश किरण को विचलित करेगा। कैसे विचलित करेगा? तो वो पता है कैसे विचलित करेगा। एक प्रिज्म जैसे रखा हुआ है, यहाँ से अब प्रकाश को आप करोगे ना तो ये कैसे विचलित, ऐसे ही करेगा, ऐसे विचलित करेगा, आपको पता है। तो ये क्या होगा, आधार की ओर, मतलब ये बेस की ओर आएगी, है ना। और जब माध्यम का अपवर्तनांक कांच से कम होगा तब। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? करेक्ट आंसर सी बताएंगे आप। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दो समान रूप से आवेशित गोले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब यदि एक दूसरे को छूते हैं तो क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? एक दूसरे को ना तो आकर्षित करेंगे और ना ही विकर्षित करेंगे। यानी आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। कह रहा है कि एक भू उपग्रह अपने अक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जो प्राप्त होता है दोस्तों आपके पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल से। करेक्ट आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक समान गति से चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर पड़ेगा? एक समान गति से चल रही लिफ्ट में व्यक्ति का वजन से क्या इफेक्ट पड़ेगा? बताइए क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप बता देंगे कि भार नहीं बदलेगा। भार कोई बदलेगा नहीं। आंसर बताएंगे राइट आंसर सी, क्योंकि एक समान गति से चल रही है। आपको पता है जब नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो क्या होती है दोस्तों, इंक्रीज करती है, मतलब उसमें भार में वृद्धि होती है और धीरे जाती है। आपको पता ही है लिफ्ट, और जब नीचे आती है तो ये शून्य वेग से आती है और उतना भार को नहीं ये पर करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है। क्यों? क्यों दिखाई देता है दोस्तों बताइए। तो आप बता देंगे ना कि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों में परिवर्तित करती है, इसी कारण दिखाई देता है वो हरे रंग। आंसर क्या बताएंगे? राइट आंसर ए। देखिए कह रहा है कि किसी गतिमान वस्तु का त्वरण हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात किया जा सकता है बताइए। तो आंसर क्या बताएंगे? हम ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों वेग समय ग्राफ के ढाल के द्वारा समाप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास ये वेग दे रखा है, ठीक है, और ये टाइम दे रखा है, ये टाइम दे रखा है, ये आपका वेलोसिटी दे सकता है, वेग दे रखा है, ठीक है। अब देखिए तब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे थीटा डिग्री है तो यहाँ से हम फाइंड करके बता सकते हैं कि क्या है दोस्तों, किसी गतिमान वस्तु के त्वरण ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सेलरेशन। कह रहा है कि दो छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंदें बनती है। इस प्रक्रिया में क्या होती है? बताइए इस प्रक्रिया में। तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। यानी आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका। कह रहा है न्यूटन के गति के नियम के द्वारा क्या होता है? क्या कर सकते हैं हम बताइए न्यूटन के गति के नियमों के द्वारा। तो आंसर बताइएगा कि द्वितीय नियम से प्रथम नियम और तृतीय नियम प्राप्त कर सकते हैं। ये बात सत्य है। आंसर बनेगा हमारा राइट आंसर सी, क्योंकि एफ इक्वल आपको पता है एम ए होता है ना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर सी। चलिए ये सिंप्लीफिकेशन, इसे आपको सॉल्व करना है दोस्तों। ये तो हम सॉल्व करने वाले हैं नहीं, और ये बहुत ही सिंपल है। आपको पता है कि इससे पहले डिवीजन करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 3 टाइम्स आएगा, और प्लस में यहाँ पे 40 इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 32 है ना। तो 328 और माइनस ये 26 और गुणे 3 कर लोगे तो 78 होती है। बस यहाँ पे बना दीजिए, पहले इस दोनों को प्लस कर दीजिए, दोनों को प्लस करेंगे तो 550 हो जाएगा, में से घटा दीजिए 78, यानी कितना आ जाए 472। आंसर बताइए कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा आपका। अब देखें बी अकेले किसी काम को आधा भाग कितने दिनों में? 150 दिनों में करता है। आधा भाग मीन्स क्या कह सकते हैं आप, 150 और गुने 2, तो ये कितना दिन का काम करता है बी? 300 दिनों। ठीक है, ये बी का वर्क। ठीक है, अब कह रहा है कि बी 30 दिन में बी द्वारा किए गए कितने काम प्रतिशत पूरे हो सकते हैं। कि कितना दिन किया है? 30 दिन। तो आप खुद देखिए 300 वर्क मात्र 30 दिन वर्क करता है, तो आप नहीं बता देंगे कितना कितना परसेंट वर्क हुआ? 30 दिन करता है, ये 300 काम है टोटल, इंटू 100, जीरो से जीरो काटिए, 3 से 10, यानी आंसर क्या बताइएगा? ऑप्शन नंबर सी, 10% वर्क हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन बता देंगे। कह रहा साधारण ब्याज की वह दर कितनी होगी जिस पर कोई धन राशि जो है 34 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है ना। तो आइए देख लेते हैं स्वयं की 3 गुना। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। कह रहा है साधारण ब्याज की दर रेट कितनी होनी चाहिए, रेट हमें बताना है।
जबकि धनराशि 34 सालों में स्वयं की 3 गुना। मतलब अमाउंट जो है वो 3p हो जा रही है। जब p हमारा p हो तो SI क्या हो जाएगा आप बता दोगे, 2p घटेगा तो ठीक है, यानी 2p इंटू 100 लिखेंगे हम लोग। अपॉन में क्या हो जाएगा p इंटू हमारा 34 जो टाइम दे रखा है आपको पता होगा, SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम करते हैं तो हमारा रेट निकलता है। तो p से p कैंसिल काटिए, 2 से 17 काटिए, यानी अब 17 को हम 100 को कैंसिल करते हैं तो कितना आएगा, डेसिमल में आएगा आपको पता है, क्योंकि 100 है नीचे 17 है तो ये तो पूरे एग्जैक्ट नहीं आएगा वैल्यू, इसका डेसिमल में आएगा और डेसिमल में आंसर क्या रहेगा आपका, तो 5.88%। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा आपका। चलिए अगला बताना है, एक गाड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, तो आप बताएंगे 560 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 35% है तो विक्रय मूल्य नहीं बता देंगे आप, बहुत ही सिंपल, देखिए कैसे बताएंगे। कह रहा है यहाँ पे क्या कि SP और CP, ठीक है, SP और माइनस CP का वैल्यू कितना दे रखा है, 560 रुपये। ओके, अब कह रहा है कि 35% लाभ है, तो 35% लाभ बराबर क्या कहेंगे, यही ना जो हमारा अभी लाभ निकला है 560 रुपये, ठीक है। इक्वल में करेंगे तो यहाँ हम 100% का वैल्यू निकालते हैं, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 560 अपॉन में होगा 35 और गुने 100 होगा, काटिए इसको, काट सकते हैं तो कितने टाइम्स में कटेगा, तो ये 16 टाइम में और 2 जीरो मतलब 1600 रुपये आ गया। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे निकाल लीजिए, सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाएगा 1600 और गुने 35% लाभ यानी 135 और गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 135 में 16 से गुना करिएगा तो 2160 आएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या बना, 2160, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यदि x1 x1 का 70%, x2 का 6/7 है तो x1 और x2 का रेशियो बताना। कितना सिंपल है दोस्तों, देखिए कह रहा है 1 का 70%, ठीक है, यहाँ पे x1 हम डालते हैं, इसका 70%, ठीक है, 70% मतलब अपॉन में 100, ये कितने के बराबर है, x2 के 6/7 के बराबर है, इतना ही ना है। तो देखेंगे यहाँ पे हमें जब x1 का और x2 का वैल्यू दे रखा है तो सीधे यहाँ पे आप x1 डालिए अपॉन में x2 डालिए, ठीक है दोस्तों। इक्वल में सीधे हम लिखेंगे क्या दोस्तों, तो आप लिखोगे 6 और ये तो नीचे था 100 तो ऊपर चला जाएगा यानी 100, और ऑलरेडी पहले से 7 नीचे है और ये 70 तो इसके पास आ जाएगा 70 नीचे में। अब इसे काट के देखिए, 0 से 0 कैंसिल, यानी क्या बचेगा आपके पास 60 अपॉन 49। ये क्या इससे छोटा होगा, नहीं, तो 60 और 49 देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो आंसर आपको दिख रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देखिए, 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है, बताइए कौन बनी है, तो आप आंसर बताएंगे PV सिंधु बनी है, आंसर बी बनेगा PV सिंधु। PV सिंधु ने पहले ओलंपिक पदक रजत जो है पदक जीती थी रियो ओलंपिक 2016 में, और द्वितीय ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक में जीती थी 2020 में जीती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिम तट पर स्थित है, कौन है बताइए, पश्चिम तट पर स्थित, तो आप बता देंगे कोचीन, करेक्ट आंसर बी बताएंगे। अब देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में इसको जो है ये लिखा गया है, ठीक। अब देखिए इसको भी ये लिखा गया है तो आपको बताना है क्या गॉड का क्या होगा। देखिए आइए गॉड ढूंढते हैं हम लोग, कहाँ, यहाँ गॉड है, यहाँ पे भी गॉड है, मतलब दोनों में है गॉड, है ना। तो आइए इस दोनों में कौन सा कॉमन है वो देख लेते हैं। TC है क्या, TC नहीं है इसमें, ठीक है। AP है क्या, AP नहीं है। OD है क्या, हाँ बिल्कुल OD इसमें भी है, OD इसमें भी है दोस्तों, यानी आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट बताइए, यहाँ पे नीचे दिए गए सीट को मोड़कर बनाए गए घर घन बनाया जाता है तो 30 के विपरीत हमें बताना है, मतलब इसका अपोजिट क्या होगा। देखिए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे यह 25 का अपोजिट कौन सा होगा, 25 का अपोजिट 28 होगा, ठीक है। तो 27 का अपोजिट कौन सा होगा दोस्तों, 27 का अपोजिट 29 होगा। तो आप नहीं बता देंगे कि 30 का अपोजिट क्या होगा, आंसर खुद बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे शब्द दे रखे हमारे पास क्या है, समस्या समाधान, तो बताइए क्या बनेगा, समस्या समाधान तो खोया पाया, आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना है क्या हमें कि 3 संगत है और 1 असंगत है, ये देख लेते हैं कौन असंगत है। ई 5 पे आता है, ये 13 पे, यानी 8 का डिफरेंस, ये 13 पे और 19 पे 6 का डिफरेंस। चलिए हमें मतलब 8 और 6 का डिफरेंस चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे 20 और 2 कितना का डिफरेंस, 8 का आया, ठीक है पहला। और दूसरा देखेंगे B और 7, मतलब 2 और 7 में 5 का डिफरेंस दोस्तों, ये तो फुलफिल नहीं किया, क्या ऐसा है या फिर ऐसा है, देखते हैं हम लोग
किसके अकॉर्डिंग है इसमें, पहला या दूसरा के अकॉर्डिंग। चलिए इसमें 8 का डिफरेंस है 3 और 11 में, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 का डिफरेंस, मतलब ये सेम ऐसा आ रहा है, ये बी के जैसा। अगला भी देखते हैं क्या है, 12 और 20 यानी कितना 8 का डिफरेंस, और 20 और 5 25, मतलब ये तीनों सेम है दोस्तों, ये एक अलग है, यानी आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर श्रृंखला दिया गया है, तो वाट के स्थान पर क्या आना चाहिए। आइए देख लेते हैं क्या आएगा। देखिए वाई से सी कितना इंक्रीज करा, 4, 4 से यहाँ देखिए 3 4 7, 7 पे 7 4 11, 11 4 15 होना चाहिए, यानी ओ से स्टार्ट, ओ से कौन सा स्टार्ट है, और वो ओ से स्टार्ट एक ही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या हम लोग का, कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है ना। देखें कौन सा कथन गलत है दोस्तों, आइए रीड करके देखते हैं आप। गतिज ऊर्जा शून्य धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल गलत है। शक्ति जो है ऊर्जा एवं कार्य सभी सदिश अदिश है, बात सही है। स्थितिज ऊर्जा शून्य धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है, हाँ बिल्कुल सही। बैलिस्टिक दोलक जो है गोलियों की चाल मापने की एक युक्ति है, बिल्कुल सही है। यानी आंसर क्या बना हमारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा लाल प्रकाश व नीले प्रकाश में अंतर होता है, उनके क्या चीज में परिवर्तन ये होता है अंतर, तो आप बताएंगे आवृत्ति में उनमें अंतर होता है, आंसर बी बताएंगे आप। बताइएगा एथिलीन में कार्बन परमाणुओं के मध्य है, क्या है एथिलीन में कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या है, तो आंसर बताइएगा एक सिग्मा एक पाई बंध, आंसर बी बताएंगे, एक सिग्मा और एक पाई बंध है। बताइए यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का औसत जीवन 7 घंटा हो तो 7 घंटे के समय में क्या होगा, 7 घंटे के समय में क्या होगा, तो 7 घंटे के समय में होगा आधे से अधिक सक्रिय नाभिक का क्षय, आंसर सी बताएंगे। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा 104 वे तत्व के नाम नहीं है, बताइए कौन नहीं है, तो आंसर क्या बताएंगे, आइंस्टीनियम 104वें तत्व का नाम कौन नहीं है, तो आइंस्टीनियम नहीं है, आंसर डी बताएंगे आप। 104वें तत्व की खोज का श्रेय लेने के लिए जो है अमेरिका ने इसका नाम जो है क्या रखा था, रदरफोर्डियम रखा, और जो है सोवियत ने इसका नाम जो क्या रखा, कुरचाटवियम, है ना, रदरफोर्डियम और कुरचाटवियम नाम रखा गया है, ये अमेरिका के द्वारा और रूस के द्वारा नाम रखा गया, ठीक है ना। और ये जो है उनिक्लिविडियम, उनिक्लिविडियम जो है दोस्तों ये बता दें आपको IUPAC नामकरण के अनुसार इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो इसलिए 104 का नाम ये तीनों है, बट ये नहीं है आइंस्टीनियम। नेक्स्ट देखिए, क्या नहीं होता है जब LPG बड़ी सांद्रता में सांस से जो है अंदर ली जाती है, क्या नहीं होता है बताइए, तो आंसर बताएंगे कि इससे व्यक्ति को कैंसर हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, आंसर बताएंगे इससे व्यक्ति को कैंसर हो जाता है। ब्यूटेन और प्रोपेन बड़ी मात्रा में LPG में मौजूद होता है, जिससे अधिक मात्रा में सूंघने पर जो है थोड़ा क्या हो जाता है, एनेस्थीसिया है, और जिससे कुछ समय बाद जो है व्यक्ति गिर सकता है ना। LPG में सुगंध के लिए इथाइल मार्कोप्टेन मिलाया जाता है, जिससे सुगंध मतलब लीकेज होने पे पता चल पाए। LPG का फुल रूप आपको पता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन इथेन गैस होते हैं। LPG तरल और वाष्प दोनों स्थिति में रंगहीन होते हैं। बताइए पिंच ब्लेड किससे संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है, तो आप आंसर बताएंगे यूरेनियम से। यूरेनियम धातु का गैस क्या है, पिंच ब्लेड और कार्बोनेटाइट है। कोबाल्ट का गैस क्या है, अस्मिलेटाइट है। निकेल का गैस क्या है, मिलेराइट है। और क्रोमियम का गैस क्या है, क्रोमाइट है। और लेड का गैस क्या है, गैलेना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, PbS कहते हैं, है ना। और टीन का गैस क्या है, कैसीटेराइट है, जिसको SnO2 कहते हैं। लोहे का गैस आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या होता है लोहे का, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखें हैं, जब दूध खट्टा हो जाता है तो डैश का उत्पादन करता है, ये तो आप बता दोगे बहुत ही सिंपल में, बताइए क्या होगा आंसर। दूध जब खट्टा हो जाता है तो डैश का उत्पादन होता है, आंसर बताएंगे वो लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है ना, करेक्ट आंसर बी बताएंगे। इसी के कारण तो दही जमता है ना। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, कैसीन प्रोटीन होती है। और दूध की शुद्धता मापी किससे जाती है, लैक्टोमीटर के प्रयोग से मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक ट्रक ने अपने निर्धारित समय से 30 मिनट पहले चलना शुरू किया, लेकिन 270 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा
धीमी करनी पड़ी तो ट्रक सामान्य चाल कितनी है ये बतानी है। तो मान लेते ट्रक का सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, देखेंगे तो डिस्टेंस हमारा 270 है। 270 को हम कांस्टेंट लेते हैं, पहले जाता है क्या x माइनस 6 की रफ्तार से, तब इसमें से आप घटाओगे 270 के लिए ही, तो x कितना समय 30 मिनट यानी 60 कर दो तो घंटा में बदल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यदि हम क्या करें दोस्तों, x जो है हमारे पास, हम इसको यदि सपोज कर लो हमने 60 मान लिया अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू हमने पहला ऑप्शन उठाया, ठीक है, कि हमने x का 60 ले रखा है। अब देखिए जब 60 यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, 60 में से 6 घटेगा तो 54 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 270 और अपॉन में आ जाएगा 54, ठीक है, माइनस यहाँ पे 270 अपॉन में कितना हो जाएगा 60 होगा ना। तो क्या ये मेरा 1/2 के इक्वल में आएगा, बिल्कुल आएगा, तो ये सही होगा हमारा, ठीक है। काट के देखते हैं तो 27 दूना 54 होता है, ये 10 2 से 5 टाइम में काटेंगे, ये 0 से 0 काटिए, 3 से 2 टाइम में, 3 से 9 टाइम में, यानी क्या हो जा रहा है 4.5 के करीब में आ जा रहा है, और ये आ जा रहा है कितना 5 और पॉइंट 4.5। अब देखेंगे कि 5 में से 4.5 घटाइएगा तो 0.5 बचेगा, 0.5 ही तो ये भी लिखा जाता है 0.5, 1/2 को 0.5, यानी दोनों मेरा इक्वल है, यानी आंसर क्या बनेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, दो रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 255 मीटर और एक दूसरे को 17 सेकंड में पार करती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल हमें बतानी है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, बस रखिए यहाँ पे। देखेंगे प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे 255, ठीक है, और प्लस 255 अपॉन में हो जाएगा 17 और गुने 1/2, जोड़िएगा कितना हो जाएगा 510 बटे 17 और गुने 1/2 होगा, काटिए 17 ते 51 यानी 30, इसको काटिए तो 15 मीटर पर सेकेंड, यानी आंसर क्या बनेगा 15 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। चलिए कह रहा है कि कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है 5000 है, 10% और x% की दो क्रमागत छूट देने के बाद कुर्सी जो है 3150 में बेची जाती है, तो x का वैल्यू क्या होगा हमें बताना है। तो कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है 5000, ठीक है, कुर्सी का मार्क प्राइस जो है वो कितना है, तो वो है आपका 5000। पहला डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, फर्स्ट डिस्काउंट आप बताएंगे 10%, दूसरा हमें पता नहीं कि क्या है, दूसरा डिस्काउंट हमने x ले रखा है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 5000 गुने हो जाएगा 90/100 होगा, दूसरा डिस्काउंट तो हमें पता नहीं, तो 100 में से x घटा लीजिए। ये भी ऑप्शन बेसिस पे बना सकते थे दोस्तों, लेकिन हम चलिए बनाते हैं x पे अपॉन 100, है ना। टोटल कितना में बेच रहा है 3150 में, बस यहाँ पे सॉल्व करिए, x की वैल्यू निकल जाएंगे, 2 जीरो काटे 1 जीरो से, 1 जीरो काटा 1 जीरो से 1 जीरो काटा, यानी कितना हो जाएगा 45 और ये डबल जीरो हो जाएगा माइनस 45 x और इक्वल कितना हो जाएगा 3150। 3150 4500 में से घटा लीजिए, यानी कितना हो जाएगा, तो 4500 में से 3100 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएंगे कितने, यहाँ पे घटा लीजिए दोस्तों, 4500 में से 3150 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 और 0 और ये 4 में से 1 तो 3 और ये 1, है ना, कितने आ जाएंगे 1350 को हम लोग 45 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 5 से 9 टाइम में 5 से काटिए, या फिर 15 से भी काट सकते हैं दोस्तों, 15 से 15 × 45, 15 नम्मा 135, है ना, 0 और 3 से काटिए 60, यानी 3 से काटेंगे 3 3 30 होगा ना, तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 30%। तो हम क्या करेंगे 100 में से 30 को घटा लेंगे, 100 में से, क्योंकि x का वैल्यू 60 मेरा निकला है, 30 निकला है, तो इसको घटाइए, यानी कितना प्रतिशत दूसरा डिस्काउंट है 70%। ऑप्शन क्या बताएंगे, x का मान हमें निकालना था ना, तो 30% आया है ना, तो बस हमें 30 बताना है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलिए कह रहा है कि 32 से पहले सभी अभाज्य संख्या का औसत कितना होगा। 32 से पहले अभाज्य कितने हैं, अभाज्य आइए 2 3 5 भी है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है और लास्ट 31 है। कितने नंबर्स आ गए, काउंट कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 से डिवाइड करें 160/11 यानी 14.54, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि यहाँ पे रूट ओवर में दे रखा है, रूट में दे रखा है कि x/144 और यहाँ पे 27/12,
अब देखिएगा ये जो रूट हमारा है, यदि हम इस रूट को हटाते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस रूट को हम x पे रखते हैं और इसका वैल्यू 12 लिख सकते हैं। बिल्कुल, 12 से 12 कैंसिल होगा, ठीक है। जब 12 से 12 कैंसिल हो गया तो इसका स्क्वायर रूट इस पे स्क्वायर बन जाएगा, यानी 27 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो 27 का होल स्क्वायर 729 होता है। आंसर सी बन जाएगा। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था, बताइए किस वंश से था, पुष्यभूति वंश से हर्षवर्धन था। आंसर ये बताएंगे। हर्षवर्धन 1606 में जो है थानेश्वर की गद्दी पर 16 वर्ष की अवस्था पे वो बैठता है, थानेश्वर पे। देखिए 1997 में भारत सरकार के द्वारा कार्यान्वित किए गए स्वरोजगार कार्यक्रम के संबंध में SJSRY का पूर्ण रूप क्या है, बताइएगा क्या है इसका पूर्ण रूप, तो इसका पूर्ण रूप बताएंगे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर सी, जो 1997 में शुरू किया गया था। अब देखिए इसे तो आपको सॉल्व करना है दोस्तों, कि प्लस को माइनस कह रहा है, गुना को भाग कह रहा है, आपस में बदल दीजिए, इसे बना दीजिए, तो आप बना लोगे इसे, है ना। यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेना है और यहाँ पे गुणा कर लेना है, यहाँ पे जोड़ लेना है, यहाँ पे घटा लेना है। इसको डिवाइड करोगे 1 1 1 आएगा, है ना। इसे गुणा करोगे 25 आ जाएगा, प्लस 11 माइनस रखना है, इसको जोड़ लो, इसे घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बता दीजिएगा 125। चलिए नेक्स्ट हमें बताना है इसमें कि 8 के विपरीत बताना है कौन सा होगा। 8 के विपरीत आइए लिख लेते हैं यहाँ पे। देखेंगे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं क्लॉकवाइज, 1 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, ठीक है, ये हमने लिखा। चलिए 1 यहाँ उठाइए, 1 के बाद 5, 1 फिर 5 फिर 2, हमें 8 का अपोजिट बताना था, क्या निकला 2, यानी ऑप्शन नंबर ए बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हमें ध्यान देना है जिसमें 3 संगत है और 1 असंगत है, कौन असंगत है, आइए देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए RW के बीच में 5 का डिफरेंस, यहाँ पे -1 का डिफरेंस, यहाँ पे भी -1 का। अब देखेंगे यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ गया दोस्तों, ठीक है, क्या इसमें भी 4 का है, बिल्कुल नहीं, 5 का है, इसमें भी 5 का है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें 4 का डिफरेंस पहले निकला है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि गांव ए बी के पश्चिम में स्थित है, गांव ए जो है बी के पश्चिम में, ठीक है, तो बी के पश्चिम में, बी यहाँ पे है, बी के पश्चिम में दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे हमने बी को बनाया, बी के पश्चिम में ए है, ठीक है। अब गांव सी, गांव ए के दक्षिण में है, गांव ए के दक्षिण में है सी, ठीक है। गांव डी जो है सी के पूरब में है, सी के पूरब में है डी, तो गांव डी ए के अपेक्षा किस दिशा में, ए की अपेक्षा डी जो है किस दिशा में, बता दीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि ये पूरब और ये दक्षिण, ये दक्षिण होगा, ये पूरब, तो दक्षिण पूरब बोलेंगे। आंसर ऑप्शन नंबर बी बताइएगा। चलिए कथन और प्रश्न हम पढ़ते हैं, क्या है, कह रहे हैं कि इसी दिए गए महीने की 17 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखिए इसके लिए कथन क्या होना चाहिए, महीना का आखिरी दिन सोमवार है, ठीक है। दूसरा कह रहा है महीना का दूसरा शनिवार 12 तारीख को है, तो क्या आंसर बनेगा हमारा, आंसर बताएंगे कि दोनों पर्याप्त है, जबकि एक अकेले पर्याप्त नहीं है ना, यहाँ पे दोनों पर्याप्त होगा, आंसर सी बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, बताइए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो आंसर बताइएगा सोडियम कार्बोनेट का। क्या आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 1s2 2s2 2p6 होता है, बताइए किसका होता है। तो यहाँ पे काउंट कर लीजिए किसका हो जाएगा, पता चल जाएगा, 6 2 8 2 10, यहाँ पे मतलब ये किसका है दोस्तों, तो आप बता देंगे यह जो है सोडियम प्लस का है, यानी आंसर बताएंगे, राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों, 11 होती है, आपको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि C2H2 अणु की आकृति क्या है, बताइए क्या है इसकी आकृति, तो इसकी आकृति आप बता देंगे दोस्तों, रैखिक है, कैसी है, तो रैखिक है। आंसर यहाँ पे ए बनेगा, कैसे, तो देखेंगे ऐसे, इसका H जो बनेगा और C, ये ट्रिपल बॉन्ड से बनेगा C, और सिंगल बॉन्ड से ये बनेगा, यानी आंसर क्या बनेगा, रैखिक बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। कह रहा है कि 1.6 ग्राम मीथेन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें बताना है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएंगी, आइए यहाँ पे हम लोग ज्ञात करके देखते हैं। 1.6 मीथेन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, तो आपको बता दें दोस्तों 6.022 और गुने 10 के पावर 23। ऑप्शन नंबर आपके कौन से दिख रहे हैं, राइट आंसर ए बन जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। यहाँ पे जब आप निकालोगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो मोलों की संख्या गुने एवोगाड्रो संख्या होती है, गुने एक अणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो लिख रहा होता है यहाँ पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या दोस्तों कि m/m हो जाएगा इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10 होगा। तो इसे आगे आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 1.6,
यही ना दे रखा है 1.6, ये काटोगे तो ये पूरे कट जाए तो बचेगा यही ना, तो इसलिए आंसर मेरा करेक्ट ये बन जाएगा। तो राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एल्यूमिनियम का विकर्ण संबंध किससे है, एल्यूमिनियम का विकर्ण संबंध किससे है, आंसर बताएं। तो आंसर बताएंगे बेरिलियम से। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया जो है शुद्ध रूप में ऑक्सीश्वसन को प्रदर्शित करती है, कौन सी अभिक्रिया बताएं। तो आइए देख लेते हैं ऑक्सीश्वसन को प्रदर्शित कर रही है वो है कौन सी। तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी है आपका, C6H12O6 प्लस 6O2 तो बना रही है 6CO2 और प्लस 6H2O, तब ये कितने कैलोरी मोल दे रही है, 673 कैलोरी पर मोल दे रही है। आंसर बनेगा राइट आंसर सी आपका। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो आप बताएंगे रक्त बराबर होगा प्लाज्मा आरबीसी और प्लस डब्ल्यूबीसी, है ना, राइट आंसर सी बताएंगे आप। देखेंगे इनमें से कौन सा उम्र से संबंधित विकार है, उम्र से संबंधित विकार कौन है, तो आंसर बताइएगा ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस है, आंसर सी बताएंगे। देखिए एक्स प्लस वाई का वैल्यू दे रखा है, साइन एक्स इन टू और इज टू साइन वाई का रेशियो दे रखा है, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है कि क्या हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे हमारे पास दे रखा साइन एक्स इज टू साइन वाई। अब देखिएगा जब यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू 75 दे रखा है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 75, तो हम एक्स इज टू साइन वाई, है ना, कितना है रेशियो 1 रेशियो √2 और रेशियो 1/2। आपको पता है कि एक्स की वैल्यू क्या है, साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो आप बता देंगे किसकी, 45 डिग्री की, ठीक है, साइन 45 का आ गया, ठीक है। और 1/2 किसका होता है, तो साइन 30 डिग्री का होता है, ठीक है, किसका होता है, साइन 30 का होता है। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया हमारा 45 आ गया, वाई की वैल्यू क्या आ गया, तो 30 डिग्री आ गया दोस्तों। एक्स की वैल्यू हमारी निकल चुकी है 45, वाई की वैल्यू निकल चुकी है हमारी 30, तो क्या हम रेशियो नहीं निकाल सकते हैं यहाँ पे, रेशियो 45/30 रखेंगे, तो 5 से काटे 5 9 45, 5 6 30, यानी कितना आ गया हमारा, और भी 3 से काट सकते हैं, 3 3 9 3 दूना 6, यानी 3 और 2 का रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बताइएगा, 3 और 2 का रेशियो ऑप्शन नंबर डी बताएंगे आप। नेक्स्ट देखिए, दो समरूप त्रिभुज है XYZ और LMN, उसकी क्रमशः परिमाप दे रखा है 48 और 32, तो LM 12 दे रखा है और XY की वैल्यू बताना है कि कितना होगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहाँ पे पहले परिमाप दे रखा है तो हम लोग परिमाप लिखेंगे कि क्या है एक्स वाई और जेड की परिमाप, अपन लिखेंगे LMN का परिमाप लिखेंगे, ये जो होगा हमारे पास किसके बराबर होगा, तो एक्स वाई जो भुजा है अपन में LM के बराबर होगा, ठीक है। देखिएगा परिमाप कितना दे रखा है, तो हमारे पास 48 और 32 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 48 और अपन 32 इक्वल में एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, नहीं एक्स वाई की तो हमें निकालनी है, इसका 12 दे रखा है। चलिए इसे क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं हम लोग, तो देखिए इसे काटिए 4 से काट सकते हैं, 4 एकम 4 दूना 4 8 32, और काटिए 4 से 2 टाइम में, 4 से 3 टाइम में, 2 से काटिए 6 टाइम में, यानी 6 ते 18, यानी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 18। आंसर कौन से बनेंगे देखें, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 18। देखिए दो संख्याएं का महत्तम समापवर्तक 4 है, इनके लघुत्तम 48 है, तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो अब देखेंगे हम लोग लिख सकते हैं क्या 4y और 4x, क्योंकि हमारा HCF जो है 4 है। तब देखेंगे कि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या 4xy और इंटू 4 में, तो कितना आना चाहिए 48, यही ना आना चाहिए। देखेंगे कि xy की वैल्यू हमारी जो हो जाएगी xy की वो कितनी हो जाएगी, सीधे 16 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, एक्स वाई की जब वैल्यू 3 है हमारे पास और यहाँ पे क्या रहा है क्या एक्स वाई 3 है 48 है दोस्तों, ठीक है। तब यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या कि संख्याएं जो है हमारी एक होंगी 4 और दूसरा जो है हो जाएगा 12, वो कैसे, तो देखेंगे यहाँ पे एक होगा यदि 4 दूसरा 12, तो आप गुणा कर लो तो कितना 48 आना चाहिए, इसका HCF निकालोगे तो 4 ही आएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारा 4 और 12 का ऑप्शन नंबर डी बताएंगे। अब देखिए इसे सॉल्व करना है तो इसका वैल्यू 14 होता है, 14 इसमें जोड़ दीजिएगा कितना 64, मतलब 8 होता है, और इसमें 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 225 हो जाएगा, यानी 225 किसका होता है, तो 225 15 का होता है, तो आंसर बता देंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
खंभे का 1/10 हिस्सा लाल रंग का है, 1/20 हिस्सा सफेद रंग का है, 1/30 हिस्सा नीले रंग का है, 1/40 हिस्सा काले रंग का है और शेष हिस्सा हरे रंग का है। यदि खंभे का हरे हिस्से की लंबाई कितना है, जो शेष बचेगा वो कितना है, तो 4.75 है। तो खंभे की लंबाई हमें बतानी है कि कितनी हो जाएगी। तो आइए हम लोग खंभे की लंबाई निकाल लेते हैं, कितनी हो जाएंगी। देखिए जितना भी बोला गया है ना, से सभी को आपको ऐड कर देना है। बस यहाँ पे देखेंगे, हम सपोज कर लेते हैं कि x थी, ठीक है। x से में से ना ये काटा गया है, हम कुल लंबाई x मान लेते हैं। x में से कितना कितना काटा गया, देखिए पहले 1/10, फिर दूसरा काटा गया है 1/20, मतलब यहाँ x है, ठीक है ना। तीसरा काटा गया है x/30, चौथा काटा गया है x/40। अब देखिए सभी को इंक्लूड कर लेंगे हम, तो एलसीएम कितनी हो जाएगी। एलसीएम आप बता दोगे, 4×3=12, सीधे 120 ले लो, यानी ये कितना, तो आप लिखोगे यहाँ पे 12 टाइम में, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12x और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 6x और ये हो जाएगा 4x और ये होगा 3x। सभी को इंक्लूड करेंगे हम, तो कितने हो जाएंगे, x तो रहने दें, माइनस यहाँ पे घटाइएगा जोड़िएगा तो आपके पास टोटल आ जाएंगे कितने, 25 आ गए। अब देखिए 25x में 120, अब इसका भी एलसीएम ले लीजिए, तो 120 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 95, सीधे 95x/120 रखिए। ये हमारे आ गए जो रिमाइंडर था, तो इसे काट दीजिए और भी छोटा कर सकते हैं हम लोग। 95/120 x है, ये कितने के बराबर आ रहा है, 4.75 के बराबर आ रहा है। बस यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, इसे हटाइए डेसिमल को, डबल जीरो आएगा, 1 0 से 1 0 काटिए, है ना। 2 से काटिए 5 टाइम में, 2 से काटिए 6 टाइम में, 5 से काटेंगे तो 5 9 45 और यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास, तो ये 5 टाइम में, ठीक है। 95 से 95, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6 आ गए। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 6। हमें वही तो बतानी थी कि कितनी है खंबे की लंबाई, तो आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर बी। देखिए द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 नामक पुस्तक जो है एक अर्थशास्त्री पुस्तक के द्वारा लिखा गया है, अर्थशास्त्री के द्वारा लिखा गया है, वो कौन है बताइए। तो इनका नाम है जॉन मेनॉर्ड किन्स। क्या नाम है, जॉन मेनॉर्ड किन्स। आंसर सी बताएंगे आप। कह रहा है क्या, एप्लीशियन पर्वतीय क्षेत्र किस महाद्वीप का भाग है, किस महाद्वीप का भाग है, तो आप बताएंगे उत्तरी अमेरिका का। आंसर सी बताएंगे किसका है, उत्तरी अमेरिका का है। आइए कथन देखते हैं और कथन का आंसर भी बताते हैं हम लोग, ठीक है। कह रहा है क्या कि पिछले महीने मंदी के कारण जो है सॉफ्टवेयर पेशेवर जो है साकेत की नौकरी चली गई। दूसरा कह रहा है बाजार में इनके उत्पादों की मांग में गिरावट की वजह से जो है सेल्स पर्सन आयांश को केवल आधा वेतन प्राप्त हुआ है। तो आंसर इसमें क्या बताना चाहेंगे आप, आंसर बताना चाहेंगे कथन एक और दोनों एक उभयनिष्ठ कारण है, मतलब कॉमन कारण है, इनका कारण के प्रभाव है, यानी आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का। देखिएगा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर बताना है। ऐसे कितने अक्षर हैं, मतलब एबीसीडी कितने हैं जिनमें प्रत्येक ठीक पहले एक प्रतीक है, मतलब कोई जैसे यहाँ पे के है तो इससे पहले एक प्रतीक होना चाहिए और बाद में एक संख्या होनी चाहिए, मतलब बाद में एक संख्या, मतलब पहले ही हम लोग ने एक ढूंढ लिया, ठीक है। तो अभी तक तो एक मिल चुके हमें, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा तो आपके पास यहाँ भी है एक, ठीक है, और भी देखेंगे हम लोग। तो और कहाँ पे है दोस्तों, तो और जो है एक यहाँ पे है, यानी टोटल कितना मिले हमें, अभी तक 3, यानी आंसर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कथन और निष्कर्ष, ये रीड करते हैं हम लोग। कथन क्या है, कह रहा है भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा प्रमाण जो है पश्चिमी जगत के आयुर्वेदिक दवाइयों की बढ़ती लोकप्रियता से है। निष्कर्ष है कि आयुर्वेदिक दवाएं भारत में लोकप्रिय नहीं है। दूसरा है एलोपैथिक दवाएं भारत में अधिकतम लोकप्रिय है। तो आंसर क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे ना तो एक और ना ही दो पालन कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बताइए कह रहा है क्या कि दिए गए शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना, उनमें सबसे पहले आने वाले शब्द बताना है। सबसे पहले क्या आएगा, क्यू यू तो रहेगा, क्यू यू। अब उसके बाद ए ही आएगा, ठीक है, ए आएगा, सभी में ए है। ए के बाद क्या आना चाहिए, तो इसमें आर दे रखा है, ठीक है, आर, इसमें एल, तो देखेंगे पहले एल आएगा, है ना, क्योंकि वो 12 पे आता है, आर 18 पे, यानी आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए मालिनी ने कहा कि उनका बेटा मेरे बेटे का मामा है, तो वह बूढ़ी आदमी मालिनी की क्या है, तो बूढ़े आदमी क्या है, मालिनी की,
देखिए यहाँ पे इसका इक्वेशन हम लोग बनाते हैं। पहले पूछा गया है कि बूढ़े व्यक्ति, यहाँ पे ओल्ड व्यक्ति जो है, ठीक है, ओल्ड व्यक्ति का पुत्र है यहाँ पे कोई है, ठीक है, हमें नहीं पता कौन है। अब दे रखा कि ये भाई है किसका, मालिनी के, ठीक है, मालिनी के भाई है, मालिनी के ये भाई है, ठीक है। अब मालिनी के पुत्र भी है, ठीक है, मालिनी के पुत्र, तो ये इसके मामा होंगे, ये मामा होंगे इसके, क्योंकि मालिनी के भाई हैं ये। अब देखिएगा, तो यही पूछा गया है कि ये बूढ़े व्यक्ति जो है, बूढ़े व्यक्ति के ये पुत्री है, जब ये पुत्र है तो ये इनसे रिलेशन पूछा गया, रिलेशन नहीं बता दोगे, उनकी बेटी, यानी आंसर क्या बनेगा, उनके पिताजी, आंसर ये बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा बीमारी दिल से संबंधित नहीं है, दिल से कौन नहीं है संबंधित, तो आंसर बताएंगे डिप्थीरिया रोग जो है ये दिल से नहीं है, आंसर सी बताएगा। डिप्थीरिया जो है, डिप्थीरिया दिल से नहीं है संबंधित, या कुछ डिप्थीरिया जो होती है दोस्तों यह किससे है, तो ये फेफड़ा से है ना, करेक्ट आंसर सी बताइएगा। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है, आंसर ये बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार कौन नहीं है, तो परिनिषेचन नहीं है, आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर डी, परिनिषेचन नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों में सही क्रम का हमें चयन करना है, तो वो सही क्रम कौन सा है, वो सही क्रम है पहले मुख, फिर ग्रासिका, फिर अमाशय, फिर क्षुद्रांश, फिर बृहदांत, बृहदांत्र, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन है ना, कोसा चक्र किस प्रवस्था में बनते हैं, किस प्रवस्था में बनते हैं, तो आंसर बताएंगे एस स्टेज में बनते हैं, आंसर सी बनेगा। किस स्टेज में, एस स्टेज, एस स्टेज मतलब अवस्था जो होती है डीएनए संश्लेषण की अवस्था होती है, और जी1 स्टेज जो होता है पता है क्या होता है दोस्तों, ये आरएनए तथा आवश्यक प्रोटीन की संश्लेषण होती है, और जी2 स्टेज क्या होता है, तो इस स्टेज में जो है विभाजन की तैयारी होता है ना, और एम अवस्था में क्या होता है, एम स्टेज में, तो इसमें होता है इस अवस्था में कोशिका का विभाजन होता है। अगला देखिए कह रहा है कि पुरुष में प्राथमिक यौन मतलब सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, बताइए कौन होता है, तो आंसर बताएंगे वृषण, आंसर बी बताएंगे वृषण। बताइए डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है, कौन से पदार्थ की कमी होती है, तो आंसर बताएंगे सोडियम क्लोराइड की, आंसर बी बताएंगे सोडियम क्लोराइड की होती है। NaCl का डिहाइड्रेशन की जो है निर्जलीकरण कहते हैं, निर्जलीकरण तब होता है जब शरीर में जो है पर्याप्त पानी की तरल पदार्थ की कमी होने लगती है तब। नेक्स्ट देखिएगा कह रहा है क्या, एस्ट्रोजन का मूलभूत कार्य क्या है, एस्ट्रोजन का मूलभूत कार्य क्या है दोस्तों, तो आंसर बताएंगे मानसिक धर्म चक्र को विनियमित करना, आंसर डी बताइएगा। रवि ने अजय से 50% अधिक धन कमाई, अजय ने मदन से 30% कम धन कमाई, रवि ने मदन से कितना प्रतिशत अधिक धनराशि कमाई, ये हमें बतानी है। तो आइए देख लेते हैं, रवि, रवि जो है, रवि यह अजय से, अजय का जो है 1.5 गुना धन कमाया है, ठीक है, यहाँ पे अजय लिख देंगे 100, अब काटिए इसको, काट भी सकते हैं, यानी रवि और अजय को आप लिख सकते हैं क्या कि 3 और 2 के रेशियो में, काटिएगा तो 3 और 2 के रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। अब है कि अजय, अजय और मदन, अजय और मदन का रेशियो निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 70/10, यानी 7/10 कह सकते हैं, 7/10 कह सकते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे अजय और रवि और मोहन मदन का जो है हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं, तो आइए निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 और 2 का रेशियो है, फिर जो आता है 7 और 10 का, यानी 10 दूना 20 हो जाएगा, 7 दूना 14 होगा, ठीक है, 7 या 21, यानी क्या आ गया 21 14 20, 21 14 और 20 का रेशियो है, हमें निकालना क्या था, रवि और किसका, तो मदन का, मदन लास्ट में, यानी 21 और 20 का रेशियो, आंसर देखिए कौन सा है, अधिक कमाई ये हमें बताना है, रवि ने मदन से कितने प्रतिशत अधिक कमाया, तो 20 और 21 में आप देखेंगे तो कौन सबसे ज़्यादा अधिक कमाया है, तो कौन अधिक कमाया है, तो यहाँ पे आप बता देंगे रवि और मदन की कमाई का अनुपात निकालिएगा, तो एक निकला रेशियो कितने पे, 20 पे अपॉन 100, 20 से काटेंगे तो 5, यानी ऑप्शन नंबर बी बताएंगे। नेक्स्ट देखिएगा कह रहा है कि 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार क्षेत्र, एक वर्गाकार क्षेत्र को बार एक बार द्वारा 2 समान भागों में विभाजित किया जाता है, जो इसके एक विकर्ण के साथ संपत्ति बार की लंबाई ज्ञात करनी है आपके,
संपाती है ना, विकर्ण के साथ संपाती है। तो ये देख लेते हैं हम, इसका क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यानी क्षेत्रफल 2 है, तो यहाँ पे भुजा आप निकाल सकते हो। भुजा कितना हो जाएगा, इसका रूट ओवर आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रहेगा तो इधर रूट ओवर। अब जब भुजा निकल गया है तो बार की लंबाई यानी क्या, विकर्ण, तो वो होता है √2 और गुने भुजा। भुजा कितना है हमारे पास, √2 में करेंगे तो यानी 2 किलोमीटर आ जाएगा दोस्तों। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर आप बताएंगे, राइट आंसर ए बनेगा, 2 किलोमीटर। अब देखिए इसको गुणा करने पे ये आ रहा है, इसको गुणा करने पे क्या आएगा, देखिए जब इतना में कोई डेसिमल नहीं है, इसमें 2 डेसिमल और यहाँ पे 3 यानी 5 डेसिमल, तो यहाँ पे लिखिए 74806। अब काउंट कर दिए कितने, 3 और 2 5, 1 2 3 4 1 5, यानी डेसिमल यहाँ पे होनी चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर डी है, राइट आंसर डी बन गया। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है पहली 50 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 50 और प्लस 1 और बट्टे 2 करिए, यानी 51 का आधा कितना हो जाएगा, 51 का आधा आप लगभग 25.5 बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला कह रहा है मूल्यांकन करना हमें, साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, कॉस 45 का 1/√2, साइन 45 का 1/√2 और कॉस 30 का 1 कितना हो जाएगा 1/√3। तो बस यहाँ पे रखेंगे हम लोग वही वैल्यू, रख के बता नहीं दोगे इसे, चलिए इसे रख के हम 1/2 इंटू √2 इंटू 1/√2 इंटू 2√3, जो कटने वाला है काटिए, इससे काटिए, इससे काटिए, यानी 1/√3 आ गया। आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर 1/√3, एक करेक्ट आंसर निकल गया। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम से निम्नलिखित में से किस खेल को हटाया गया है, कौन से खेल को हटा दिया गया है, तो इनमें सभी को, कुश्ती को, क्रिकेट को, हॉकी को हटा दिया गया, लगभग 9 खेलों को हटाया गया है दोस्तों। आंसर डी बनेगा, क्यों, क्योंकि कम समय में यहाँ पे हो रहा है ग्लासगो में, इसी कारण जिस देश को दिया गया था वो स्वीकार नहीं किया है, तो फिर ग्लासगो ने किया है दोस्तों, इस कारण ग्लासगो उसने बहुत सारे खेलों को, लगभग 9 खेलों को हटा दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि कह रहा है अक्टूबर 2024 में किस देश के साथ जो है, किस देश के साथ किस देश के साथ मिलकर जो है भारतीय नौसेना ने जो है नसीम अल बहर युद्धाभ्यास गोवा से आयोजित किया है, गोवा में आयोजित किया है, तो वो कौन से देश के साथ किया है, वह किया है ओमान के साथ। आंसर भी बताएंगे, ओमान के साथ किया है। कह रहा है कि इसे टेम्पोररी को ये लिखा गया है, तो आपको परमानेंट का बताना है क्या लिखा गया। देखिएगा यहाँ पे जैसे हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डाल रहे, ठीक है डाले हैं। अब देखेंगे सेम यहाँ पे भी डाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखेंगे एक के जगह पे किसका यूज किया गया, एक के जगह पे जो है यूज किया गया है, यहाँ पे रखेंगे 1 2 3, है ना, इसका भी आप नामकरण यहाँ पे कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि एक नहीं है बल्कि आर का वैल्यू क्या है, तो आर का वैल्यू आप देखेंगे 6 है, तो यहाँ पे 6 रखिए। पी का वैल्यू कितना है, तो पी यहाँ पे है दोस्तों, है ना, पी का वैल्यू 4 है, तो ऐसे लिखना है आपको 6 4, ठीक है। एम का वैल्यू 3 है, ओ का वैल्यू 5 है, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू आप बताएंगे 7 है। ई का वैल्यू क्या है, तो 2 है, ठीक है। और टी का वैल्यू क्या है, तो 1 है। और आर की वैल्यू क्या है, तो एक तो आर 6 हो चुका है, यानी दूसरी है 8, और वाई की वैल्यू क्या है, तो 9। बस यही आपको रखने हैं दोस्तों, है ना। सेम यहाँ पे पहले यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, तो आपको सबसे पहले छठा क्रम चाहिए इसमें से, तो छठा कौन होगा, आप खुद देखें 3 4 5 छठा, छठा यानी एन, एन से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए, एन से स्टार्ट होने वाला ना तो ये है ना तो ये ना तो ये, यानी आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर सी आपका। देखिए वेन आरेख को देखना है हमें, कह रहा है कि सभी अभियंता पेशेवर है, कोई पेशेवर चिकित्सक नहीं है। तो सभी इंजीनियर क्या हो जाएंगे, पेशेवर तो होंगे, चिकित्सक यहाँ पे अलग बनेंगे। देखिए ये कौन सा फॉर्मेशन होगा हमारा, कौन सा बन रहा है ये देखिए, तो आप आंसर बता देंगे ये वाला, तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है आपका, राइट आंसर डी बनेगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है दिए गए कथन पर जो है विचार करना है और बताना है। कथन और धारणा को रीड करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 51 के 1 में निर्देशित मौलिक कर्तव्य देश के सभी नागरिकों पर जो है बाध्यकारी होते हैं। धारणाएं क्या है कि संवैधानिक बाधाओं के बिना कोई भी भारतीय अच्छा नागरिक नहीं होता है। दूसरा कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल करना ही एक सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि सभी नागरिक जो है उनका पालन करेंगे। तो आंसर क्या बनेगा, ना तो एक धारण और ना ही दो इसमें निहित है, यानी आंसर बनेगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा,
दिए गए पैटर्न को हमें ध्यानपूर्वक इसे फुलफिल करना है। देखिए 6 और 2 से ये कैसे हो गया, तो देखिए 6 का होल स्क्वायर 36 होगा और 2 का होल स्क्वायर 4, 36 4 40, सेम यहाँ पे करिएगा। ये 9 होगा, ये 16, 16 9 25 होगा, यहाँ पे करिए 64 होगा और ये 36, 36 और 64 को ऐड करेंगे 100, यानी ऑप्शन ए बन जाएगा आपका करेक्ट। देखिए निश्चित कूट भाषा में सन को ये लिखा गया है, तो ये सन को कैसे लिख दिया गया है देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे सन जो है 19 पे आता है और ये 18 पे, ये 20 पे, तो मतलब 20 में आएगा, बीच में आएगा एस, ठीक है ना। सेम यहाँ पे वैसे ही करा गया है। तो आइए हम लोग इसको लिखते हैं पी। पी जो है बीच में रखेंगे तो ये 16, 16 से आगे पहले 15, मतलब ओ लिखेंगे हम लोग पहले, ओ से स्टार्ट होने वाला, दो ऑप्शन है सी और डी। चलिए ओ पी और क्यू होना चाहिए, यानी यहाँ पे हमें लिखना है क्यू, ओ क्यू से स्टार्ट होना चाहिए, तो ओ एस है, यानी आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा। कह रहा है कि सिग्मोइड कोलोन किसका भाग है, सिग्मोइड कोलोन जो है किसका भाग है, तो आंसर बताएंगे यह बड़ी आंत की है, आंसर बी बताएंगे बड़ी आंत का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ईवीएफ विधि में शिशुओं का जन्म निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से होता है, कौन सी प्रक्रिया से होता है, तो आंसर क्या बताएंगे, शुक्राणु और डिंब का बाह्य निषेचन से होता है, आंसर ए बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप दोस्तों। कह रहा है कि एनटीपी पर जो है 1,00,000 ml C3H8 में कितने मोल होंगे, कितने मोल हो जाएंगे, तो आइएगा यहाँ पे मोलों की संख्या आपको पता है कि दिए गए ml में आयतन अपॉन जो हो जाएगा कितना, तो आप बता देंगे 22,400 ml जो 1 मोल में होता है इसमें, तो इसे डिवाइड कर देंगे बस, आपके पास आ जाएंगे 4.46 मोल हो जाएगा। देखिए कैसे कि 1 लाख अपॉन आपको करना होगा कितने 22,400 ml, बस इसे आप डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 4.46 ml मोल होगा, ऑप्शन सी बनेगा। देखिए कह रहा है कि 50 ml HCl 0.1 m सांद्रण और 50 ml H2SO4 1 n मिला देने पर प्राप्त जो है विलयन का pH मान कितना होगा, ये हमें बताना है। तो इसका pH वैल्यू आपको निकालने आना चाहिए दोस्तों। देखिए कैसे यहाँ पे निकालेंगे pH वैल्यू, यहाँ पे जब pH वैल्यू निकाल लेंगे अम्लों के मिश्रण के लिए तो क्या हो जाएगा, देखिएगा भी आयतन का जो है 50 ml S1 का क्या होगा सांद्रता 0.1, V2 का क्या होगा 50 ml और S1 का 0.1। देखिए तो हम लोग लिखेंगे V1 S1 प्लस V2 S2 और ये बनेगा VM SM, ठीक है। इसे सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा 50 गुने 0.1 प्लस हो जाएगा 50 गुने 0.1, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 + 5 और हो जाएगा 100 और गुने SM, है ना। तो ये VM आप निकाल लोगे, कुल आयतन कितना हो जाएगा 50 + 50 यानी कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे 100 ml होगा, ठीक है। तो SM निकाल लोगे आप, कितना हो जाएगी 10/100 यानी 10⁻⁻1 लिख सकते हो। तो प्राप्त मिश्रण विलयन का सांद्रण जो होगा वो कितना हो जाएगा, आप निकाल दोगे यहाँ पे 10⁻⁻1 होगा, यानी pH आप निकालना चाहोगे तो -log10 यहाँ पे SM, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे -log10, ये बन जाएगा 10-1 है ना, इक्वल में -1 होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस में 1, यानी आंसर क्या बनेगा आपका, तो राइट आंसर ऑप्शन बनाएंगे। पर्याप्त जो pH होगा वो प्लस में 1 आएगा, आंसर 1 बन जाएगा। देखिए 1.4 ग्राम जो है डाई नाइट्रोजन में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, तो देखिएगा कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप निकालेंगे तो आप लिखना होगा क्या, मोलों की संख्या गुने एवोगाड्रो की संख्या गुने एक अणु में परमाणुओं की संख्या गुने एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो देखिएगा 1.4 तो रहेगा, अपॉन में 28 आएगा और गुने होगा 6.022 गुने 10⁻23 गुने 14, तो करोगे ये आ जाएगा आपके पास कितना, ऑप्शन वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए 4.215 गुने 10⁻23, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा आपका। देखिएगा जब किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा, आइए हम लोग आवर्धन क्षमता उसका बताते हैं क्या होगा। तो U आपका अवतल लेंस है तो माइनस में होगा, देखिएगा U क्या होगा माइनस में, V माइनस में, F भी माइनस में, तो लेंस सूत्र क्या होता है 1/V
माइनस 1/u इक्वल होता है 1/f। ठीक है, बस यहाँ पे रखिए 1/v इक्वल आप लिखोगे क्या 1/30 माइनस में हो जाएगा 1/60 माइनस में है ये। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 और -2 और -1 यानी -3। तो 3 से काटोगे 20 टाइम यानी 20 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया। तो अब बता दोगे यहाँ पे भी आ गया, वो भी नहीं तो माइनस में आ गया। जब भी आपका आ गया तो आवर्धन क्षमता क्या होता है m इक्वल होता है v/u, है ना। तो ये क्या हो जाएगा -20 -30 माइनस माइनस कैंसिल, ये काटोगे तो 2/3 यानी इसे आप ये कर लोगे 1/3 को तो ये कितने हो जाएंगे, इसे आप कर लोगे तो ये प्लस में आ जाएगा 0.33। तो आंसर क्या बताएंगे 0.33, वो भी नहीं तो प्लस में आएगा। राइट आंसर डी बनेगा। कह रहा धातु के एक ठोस अर्धगोले को पिघलाया जाता है और इसे इसे जो है समान त्रिज्या r वाले एक शंकु के रूप में ढाला जाता है। तो शंकु की ऊंचाई बतानी है, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अर्धगोले का गोले का आयतन जो होगा वो शंकु के आयतन के बराबर लिखेंगे हम। देखिए अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब होता है। ये किसके इक्वल में होगा 1/3 पाई r स्क्वायर के। एक पाई से पाई 3 से 3 काट दो। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, तो आप बता दोगे यहाँ से कि हाइट जो है आपकी रूप में ढाली जाती है, समान आपकी ऊंचाई है, ठीक, उसे समान त्रिज्या r के एक शंकु के रूप में ढाला जाता है। ठीक, अब देखेंगे तो यहाँ से आप सीधे लिख सकते हो क्या कि h इक्वल कितना हो जाएगा 2r होगा ना, यानी हमारे पास हाइट कितना आ जाएगा 2r। ऑप्शन में क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी बताइएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक पदार्थ की प्रतिरोधकता 1.6 गुने 10⁻⁸ ओम मीटर है। यदि पदार्थ की लंबाई 10 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोधकता का मान डैश हो जाएगा। प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाएगा, यदि 5 लंबाई है, प्रतिरोधकता दे रखा है, आइए यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, तो 1.6 गुने 10⁻⁸ ओम मीटर हो जाएगी, क्योंकि 10 मीटर है ही तो उसे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। 1.6 गुने 10⁻⁸ ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका। नेक्स्ट देखिएगा, क्योंकि पदार्थ की प्रतिरोधकता जो होती है पदार्थ की उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ के विशिष्ट गुण, यह इसकी विशिष्ट गुण है कि यह पदार्थ के गुण पर निर्भर करता है ना, तो इसलिए इसका लंबाई से कोई मतलब नहीं। अगला देखिए, सामान्य चाल अपनी सामान्य चाल का 7/6 चाल से चलती हुई एक बस 20 मिनट देरी से पहुंचती है। बस इस यात्रा को पूरा करने में समान समय क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, कह रहा है क्या, यहाँ पे चाल है, स्पीड लिखते हैं, यहाँ पे नई स्पीड, न्यू स्पीड। ठीक है, अब देखेंगे कि इसकी जो स्पीड है और इसकी टाइम की जस्ट अपोजिट होगी, मतलब पहले 7 था और इसकी 6 थी, अब कितना हो जाएगी, तो टाइम इसका जस्ट अपोजिट 6 और 7 का। तो आप खुद देखिए कि जब अकॉर्डिंग टू प्रश्न कर रहे हैं कि 7x में से 6x घटा रहे हैं तो ये x किसके बराबर आ रहा है 20 मिनट के बराबर, यानी कि आप कह सकते हो कि x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो आप खुद रख दो कि 6 और गुन्ने हमें इसकी निकालनी थी, पहले वाले के 6 और 20 में गुणा करोगे तो 120 मिनट, 120 मिनट को हम लोग घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 2 घंटे, यानी आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर ए 2 घंटे लगेंगे। अब देखिए कह रहा है एक ईंट का आकार दे रखा है, इतना है यूनिट और इतनी लंबी और इतनी ऊंचाई वाली दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या, बस सिंपल है दोस्तों, इसको डिवाइड करना है कैसे, तो देखिए यहाँ पे जो भी लिखा है 10 गुन्ने 100 और गुन्ने हो जाएगा कितना दोस्तों 225 और गुन्ने 6 और गुन्ने हो जाएगा 100, क्योंकि डेसिमल आ जाएगा ऊपर ही इसी कारण होगा, 25 गुन्ने 12 और गुन्ने हो जाएगा 9। ठीक है दोस्तों, बस इसे यहाँ पे डिवाइड कर दी, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5000, यानी आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका। देखिए यदि x का मध्य अनुपाती 35 है तो x का मान बताना है, मध्य अनुपाती का रूट होता है √AB होता है। ठीक है, 35 और x का दे रखा है 25 और x का, यानी 25 इंटू एक्स का दे रखा हमारे पास 35 दे रखा है। ठीक है, इस 35 को आप निकालना चाहोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
35 को यदि हम निकालना चाहते हैं इधर से, तो ये 35 का होल स्क्वायर करना होगा। 35 का होल स्क्वायर, ये हट जाएगा स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 25 और अपन में आ जाएगा 25। 25 से काटिए तो कितने हो जाएंगे, 25 चौके 100 और 25 नंबर 100 पूरे कर जाएगा। 25 नंबर 225, यानी आंसर 49, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला है सिंप्लीफिकेशन। इसे सरल करना है आपको, इसे सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले इसे ब्रेक करेंगे आप, क्योंकि सबसे स्मॉल ब्रैकेट में है इसे, तो 28 और 1 29 अपॉन 2 होगा। इसको डिवाइड कर देने हैं किससे, तो इससे डिवाइड करने हैं 36 प्लस 9 में से घटा लीजिए 16 को, इससे आपको डिवाइड कर देने हैं तो कितने हो जाएंगे 29। ये घटाइएगा दोस्तों, 36 और 9 ऐड कर देंगे, उसमें से आपको 16 घटा देने हैं, यानी ये भी 29 हो जाएगा। यहाँ पे कर दोगे तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों, ये हो जाएगा आपके पास 2/29, यानी 29 कट जाएगा आपका, यानी यहाँ बच जाएगा सीधे 2। और इसे भी सॉल्व कर लोगे तो 9 और 4 कितने हो जाएंगे, और नहीं क्यू है ना दोस्तों 27, और यहाँ पे 8 ऐड कर लेंगे तो 35 हो जाएंगे। 35 और गुणे 22/7, 7 से काट लोगे आप, 7 पचे 35, 22 पचे 110 हो जाएगा, है ना। और गुणे कर लोगे यहाँ पे 110 और गुणे इधर 2 बच गया, यानी 220, ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहा है कि मिथिला बस से जो है 50 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय करती है। बस से उतरने के बाद वह 15 मिनट आराम करती है और टैक्सी द्वारा 35 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पूरी यात्रा की औसत चाल हमें बतानी, तो औसत चाल क्या हो जाएगा, 50 और प्लस 30 होगा, किस रफ्तार से 90 मिनट में जो है, इसे घंटा में कर लेंगे, प्लस 35 मिनट इसे भी घंटा में कर लेंगे, प्लस 15 मिनट इसे भी घंटा में कर लेंगे। अब सॉल्व करिए इसे, तो कितना हो जाएगा 80 और बट्टे इसे काटेंगे तो 3 दूना और 2 3 6, ठीक है, प्लस इसे काटिएगा तो ये भी आ जाएगा आपके 7 और 12 के बट्टे में, और इसे काटेंगे 15 चौका 1/4, यानी एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 80 रहेगा, यहाँ पे एलसीएम 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 प्लस ये 7 और प्लस 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, और ऊपर चला जाएगा 12, और नीचे ये सभी को ऐड कर देंगे 10 और 18 को ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 28। 28 को हम लोग 7 और गुने 4 में लिख सकते हैं, ठीक है। काटिए इसको, जो कटने वाला है 4 से, तो आप काटोगे 20 टाइम में, और भी कटने वाला है तो नहीं, ये फ्रैक्शन में आप क्या आ जाएंगे कितने 34 सही 2/7 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन कौन से बन जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए अगला कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किसे कालाजार मुक्त विश्व का पहला देश घोषित किया गया है, किसे घोषित किया गया है, तो वह घोषित किया गया बांग्लादेश को। आंसर डी बताएंगे। अक्टूबर 2024 में किसे टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, तो बताएंगे नोएल नवल टाटा को, नवल टाटा को। आंसर सी बताइएगा, 11 अक्टूबर 2024 को अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। देखिए इसमें बताना है विषम हमें चुनना है दोस्तों, तो आप खुद देख रहे हैं इसमें विषम कौन होगा, सभी देखिए ये सभी जो अंदर बना हुआ है सभी अलग अलग है ना, सभी अलग है, लेकिन ये देखिए इसे टच कर रहा है सर्कमफेरेंस को, यानी आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट बताइएगा अगला, कह रहा है सूचीबद्ध 4 शब्द में 3 किसी तरह संगत है, एक असंगत कौन है, अफ्रीका इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूरोप, ये सभी कॉन्टिनेंट है बट ये एक कंट्री है, आंसर सी बन जाएगा आपका। निम्नलिखित में अलग हमें चुनना है, आइए देखते हैं इसमें सबसे अलग कौन है, तो सबसे अलग कौन है, ये देखिए ये पैरेलल जा रहा है, ये एक दूसरे को काट रहा है, ये भी एक दूसरे को काट रहा है, ये भी एक दूसरे को काट रहा है, लेकिन ये पैरेलल जा रहा है, यानी आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है प्रश्न के 2 तर्क दे रखे हैं, क्या बैंकिंग के क्षेत्र में हड़तालों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, कह रहा है तर्क नहीं, हड़ताल पर प्रतिबंध से श्रम अधिकारों की जो है अवहेलना होती है, हाँ हड़ताल से लोगों की कठिनाई होती है, यानी आंसर क्या बनेगा, तर्क 1 और 2 दोनों इसमें पुष्टि करते हैं, आंसर ए बनेगा। लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे हम लोग, क्या है, कह रहा दिए गए कथन पर विचार करना है और दी गई धारणाओं पे कौन सा कथन निहित है ये हमें दिखाना है। आइए कथन को हम लोग रीड करते हैं। कथन क्या है, कथन कह रहा है कि बच्चों को 5 साल या उससे अधिक उम्र के होने पर स्कूल में डालना चाहिए। धारणाएं कह रहा है कि स्कूल 6 साल की उम्र के बाद बच्चों को प्रवेश नहीं देती है। दूसरा कह रहा है 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के विकास और सीखने की क्षमता में उचित स्तर प्राप्त नहीं होता है। तो आंसर क्या बताएंगे आप, इसमें केवल 2 निहित होता है दोस्तों, है ना। आंसर एक तो सही है, यहाँ पे 2 निहित होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।